हेलो ऑल, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में। तो जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है ना, वो टाइम जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं ना, उनके लिए डिज़ाइन की गई थी। इन टाइम शेयरिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें जो प्रोसेस है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो उसके बाद में दूसरी स्टार्ट हो। इसमें क्या होता है, जो टाइम होता है ना, वो सीपीयू का प्रोसेस के बीच में इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है कि हर प्रोसेस को सीपीयू टाइम अलोकेट होता है। जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है उसमें ये नेसेसरी नहीं होता कि एक प्रोसेस कंप्लीट की जाए उसके बाद में दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो टाइम होता है ना, सीपीयू का जो टाइम होता है वो प्रोसेस के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक रेडी क्यू होती है। जो रेडी क्यू होती है वो कैसे बिहेव करती है, एज अ सर्कुलर क्यू के जैसे बिहेव करती है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है राउंड रॉबिन का, इसमें है ना प्रोसेस 4 प्रोसेस दी गई है इस एग्जांपल में, P1, P2, P3 एंड P4। इनका अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 4 और बर्स्ट टाइम है 5, 4, 2, 1। जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है ये कैसा है, प्रिमिटिव टाइप की शेड्यूलिंग होती है। इसमें क्या होगा, टाइम क्वांटम गिवन होता है। टाइम क्वांटम गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड का टाइम क्वांटम गिवन है। इसका मतलब ये है कि हर प्रोसेस को सीपीयू कितनी देर के लिए मिलेगा, 2 सेकंड के लिए मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा, जो सीपीयू का जो टाइम है वो किसी दूसरी प्रोसेस को अलोकेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक तो होगी रेडी क्यू, और हमने देखा कि रेडी क्यू कैसे बिहेव करेगी, एज अ सर्कुलर क्यू के जैसे बिहेव करेगी। और ये होगा गैंट चार्ट। तो देखो सबसे पहले क्या है, 0 सेकंड है, तो 0 सेकंड पे कौन सी प्रोसेस आ गई, रेडी क्यू के अंदर P1 प्रोसेस आ गई। तो P1 प्रोसेस रेडी क्यू में आई, तो इसको तो इस प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू अलोकेट हुआ, और ये प्रोसेस कितनी देर के लिए चलेगी, 2 सेकंड के लिए चली। तो यहाँ पे बर्स्ट टाइम कितना था, 5। अब बर्स्ट टाइम कितना बचा, 3 बचा। तो ये जब P1 प्रोसेस 2 सेकंड के लिए चली, तो देखो 2 सेकंड तक कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है, P2 आ चुकी है और P3 आ चुकी है। ये कहाँ पे आई है, रेडी क्यू के अंदर आई है। तो 2 सेकंड तक रेडी क्यू के अंदर ये एग्जीक्यूट हो गई है, सीपीयू मिल गया इसको, P2 और P3 आ चुकी है। तो अब देखो क्या P1 प्रोसेस कंप्लीट हो गई, क्या नहीं हुई, अभी तक उसका 3 बर्स्ट टाइम बचा हुआ है। तो क्या होगा, ये जो रेडी क्यू है एज अ सर्कुलर क्यू की जैसे बिहेव कर रही है। तो क्या होगा, ये जो P1 प्रोसेस है जो कि कंप्लीट नहीं हुई है, वो क्या होगा, फिर से वापस से जो P3 प्रोसेस है जो P3 प्रोसेस है उसके बाद में आके लग जाएगी, कि मतलब P3 के बाद में अब कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो P1 एग्जीक्यूट हो गई, सीपीयू को मिल गई। P1 के बाद में कौन सी प्रोसेस है, P2 कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होगी, 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। अब देखो 4 सेकंड तक कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है, P4 भी आ चुकी है रेडी क्यू के अंदर। तो जैसे ही P2 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी, तो क्या वो कंप्लीट हो गई, क्या कंप्लीट नहीं हुई है। फिर से क्या होगा, जो P2 प्रोसेस है कहाँ पे आके लग जाएगी, P4 प्रोसेस के बाद में रेडी क्यू के अंदर आके लग जाएगी। उसके बाद में देखो आपको P2 भी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद में देखो अब कौन सी प्रोसेस है, P3 प्रोसेस आ गई। P3 प्रोसेस भी 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी, और ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई। P3 के बाद में कौन सी प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है। जो P1 प्रोसेस है अगेन 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुई, और कितना बचा, 1 बची। उसके बाद में 1 बची है, फिर से क्या होगा, ये P1 प्रोसेस कहाँ पे आके लग जाएगी, रेडी क्यू में दोबारा से। उसके बाद में P1 के बाद में कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P4 कितना है, 2 सेकंड, लेकिन वो एक ही चाहिए उसको, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद में कौन सी है, P2 है। P2 भी टाइम क्वांटम कितना है, 2 है, और इसको चाहिए भी कितना था, टाइम क्वांटम 2, ये भी कंप्लीट हो गई। और लास्ट में कौन सी बची है, P1 बची है, जिसको कितना टाइम क्वांटम चाहिए, 1। तो ये इस तरह से इसका गैंट चार्ट और रेडी क्यू बनती है राउंड रॉबिन के अंदर। अब देखते हैं इसका कंप्लीशन टाइम। जो P1 प्रोसेस है उसका कंप्लीशन टाइम कितना है, यहाँ पे 12, तो कंप्लीशन टाइम में लिख देंगे 12। उसके बाद में जो P2 प्रोसेस है उसका कंप्लीशन टाइम कितना है, यहाँ पे 11।
उसके बाद में जो P3 प्रोसेस है उसका कंप्लीशन टाइम 6 और जो P4 प्रोसेस है उसका कंप्लीशन टाइम 9। इसके बाद में आता है टर्न अराउंड टाइम। जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो देखो टर्न अराउंड टाइम अगर हमको निकालना है तो कंप्लीशन टाइम कितना है 12 माइनस अराइवल 0, 12 माइनस 0 12, 11 माइनस 1 10। टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 6 माइनस 2 4 और 9 माइनस 4 5। उसके बाद में वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 12 माइनस 5 7, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 2 2 और 5 माइनस 1 4। तो ये हमने निकाल लिया वेटिंग टाइम। तो देखो टर्न अगर वेटिंग टाइम को ऐड करेंगे तो कितना आएगा वेटिंग टाइम 19 और टर्न अराउंड टाइम का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 31। तो अगर क्वेश्चन में पूछा होगा कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालो तो 31 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और वेटिंग टाइम के लिए 19 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो ये जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग थी उसकी एडवांटेज क्या होती है कि इसका जो रेस्पॉन्स टाइम होता है ना वो बेस्ट होता है। और अगर हम दूसरी बात करें कि जितने भी टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है उसके लिए ये ना वर्क बहुत अच्छा करता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर ये जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है ना बेस्ट वर्क करती है। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें राउंड रॉबिन की, तो जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है वो है ना इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, देखो टोटली टाइम क्वांटम के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये पढ़ा हमने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में।